सो दिस इज नीट क्विककास्ट डायरेक्ट एनसीईआरटी से। मैंने ये खुद के नोट्स प्लस एनसीईआरटी कंबाइन करके बनाया है। यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर होंगी। अगर किसी भी पॉइंट पे इन डेप्थ समझना हो देन एनसीईआरटी में वो टॉपिक खोल कर एक बार जरूर से पढ़ लेना। सो लेट्स बिगिन। आज हम समझेंगे कैसे ह्यूमन बॉडी मूव करती है, कैसे मसल्स और बोन्स मिलके हर एक मूवमेंट पॉसिबल बनाते हैं, चाहे वो वॉकिंग हो या रनिंग। नीट एस्पिरेंट्स, आज का ये डीप डाइव स्पेशली आप लोगों के लिए है। हाँ बिल्कुल, और ये टॉपिक ना सिर्फ एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है बल्कि एक्चुअली बहुत फैसिनेटिंग भी है। मतलब हमारी बॉडी की पूरी इंजीनियरिंग इसमें छुपी है। एग्जैक्टली यार। और मिशन आज यही है कि इन कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट बुक डायग्राम्स को ना हम विजुअली समझें, ताकि एनसीईआरटी बायोलॉजी के चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट का कोई भी क्वेश्चन आपका नीट में गलत ना हो। सही बात है। कॉन्सेप्ट्स को सिंपल और इंट्यूटिव बनाना ही हमारा गोल है आज। राइट। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि मूवमेंट और लोकोमोशन में आखिर में डिफरेंस क्या है? मतलब क्या सारी मूवमेंट्स लोकोमोशन होती हैं? देखो, ये बहुत कॉमन कंफ्यूजन है। अगर आपकी लोकेशन या प्लेस चेंज होती है ना, तो उसे लोकोमोशन कहते हैं, जैसे चलना या दौड़ना। अच्छा, तो अगर मैं एक जगह बैठकर अपने हाथ हिला रहा हूँ तो वो सिर्फ मूवमेंट है, लोकोमोशन नहीं। हाँ, इसीलिए एनसीईआरटी एक बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन यूज करती है कि ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट्स बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशंस। मेक सेंस। जगह बदली तो लोकोमोशन, वरना बस मूवमेंट। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं वो किस तरह की मूवमेंट्स शो करते हैं? तो ह्यूमन सेल्स मेनली 3 टाइप्स की मूवमेंट दिखाते हैं। सबसे पहला है अमीबॉइड मूवमेंट। ये मैक्रोफेजेस और ल्यूकोसाइट्स में दिखती है। वेट, मैक्रोफेजेस तो मतलब हमारी बॉडी के अंदर अमीबा की तरह कोई मूव कर रहा है? हाँ एग्जैक्टली। हमारे इम्यून सेल्स वैसा ही बिहेव करते हैं। ये सूडोपोडिया बनाते हैं और साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स जैसे माइक्रोफिलामेंट्स का यूज करके मूव करते हैं ताकि इन्फेक्शन साइट तक पहुंच सकें। अरे वाह, ये तो काफी स्टिल्थी मैकेनिज्म लग रहा है। और दूसरा टाइप क्या है? दूसरा है सिलियरी मूवमेंट। ये उन ट्यूबुलर ऑर्गन्स में होता है जो सिलिएटेड एपिथेलियम से लाइंड होते हैं, जैसे ट्रैकिया में। बिल्कुल। ट्रैकिया में सिलिया की कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट डस्ट पार्टिकल्स को बाहर निकालने में हेल्प करती है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, फलोपियन ट्यूब के अंदर, राइट? एग्जैक्टली। ओवा का मूवमेंट। एग्जैक्टली। ओवा को आगे यूट्रस तक पुश करने का काम वही सिलियरी मूवमेंट करती है। और जो तीसरा और सबसे ऑब्वियस टाइप है वो है मस्कुलर मूवमेंट। हाँ, जिसमें लिम्स, जॉज या टंग हिलती हैं, जिसके बिना हम बात भी नहीं कर पाते। राइट। इसमें मसल्स की कंट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी यूज होती है और ह्यूमन लोकोमोशन इसी पर बेस्ड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन मसल्स को पुल करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क चाहिए, और वही फ्रेमवर्क हमारा स्केलेटल सिस्टम है, राइट? एकदम सही कहा। ह्यूमन बॉडी का फ्रेमवर्क टोटल 206 बोन्स और कुछ कार्टिलेजेस से बना है। इसे समझने के लिए हम इसको 2 मेन पार्ट्स में बांट देते हैं, एक्सियल और अपेनिकल स्केलेटन ना? हाँ। तो पहले बात करते हैं एक्सियल स्केलेटन की, जिसमें 80 बोन्स होती हैं। ये बेसिकली हमारी बॉडी का मेन एक्सिस है, जिसमें स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम, ये सब आता है। राइट। स्कल में टोटल 22 बोन्स होती हैं। इसे 2 सेट्स में डिवाइड करते हैं, क्रेनियल जिसमें 8 बोन्स हैं जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं, और फेशियल जिसमें 14 बोन्स होती हैं। और इसके अलावा बकल कैविटी के बेस पर एक यू शेप्ड बोन भी तो होती है। हाँ, उसे हायोइड बोन कहते हैं। और डोंट फॉरगेट द ईयर ऑसिकल्स। हर मिडिल ईयर में 3 छोटी बोन्स होती हैं, मैलियस, इंकस और स्टेप्स। और स्कल स्पाइन से कैसे जुड़ता है? एनसीईआरटी में उसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म है, डाइकॉन्डाइलिक स्कल। बिल्कुल। स्कल ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स के थ्रू वर्टिब्रल कॉलम से जॉइंट होता है। क्योंकि 2 कॉन्डाइल्स होते हैं इसलिए इसे डाइकॉन्डाइलिक कहते हैं। अच्छा, तभी। और फिर नीचे आते हैं वर्टिब्रल कॉलम पर, जिसमें 26 सीरियली अरेंज्ड बोन्स होती हैं। सही बात है। इन 26 वर्टिब्रे को रीजन्स के हिसाब से डिवाइड किया गया है। सर्वाइकल 7 है, थोरैसिक 12, लंबा 5, सेक्रल 1 जो कि फ्यूज्ड होती हैं, और कॉक्सीजियल भी 1 फ्यूज्ड। और इन सब में सबसे पहला वर्टिब्रा जो स्कल को सपोर्ट करता है वो एटलेक्स है, यानी C1। एग्जैक्टली। अब अगर हम छाती की तरफ आएं तो थोरैक्स के वेंट्रल मिडलाइन पर एक फ्लैट बोन होती है जिसे स्टर्नम कहते हैं, और उसके साथ जुड़ी होती हैं रिब्स। राइट, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होती हैं। पर यहाँ एक चीज है, पहली 7 पेयर्स को ट्रू रिब्स कहते हैं क्योंकि वो पीछे वर्टिब्रे
और आगे स्टर्नम से डायरेक्टली जुड़ी होती है, हाईलाइन कार्टिलेज से। हाँ, और 8th, 9th और 10th पेयर्स को फॉल्स रिब्स या वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स कहते हैं, क्योंकि वो सीधा स्टर्नम से नहीं जुड़ती बल्कि 7th रिब से अटैच होती हैं। और मेरा सवाल उन आखिरी 2 पेयर्स के बारे में है। 11th और 12th रिब्स को इन्हें फ्लोटिंग रिब्स क्यों कहते हैं? क्या ये हवा में फ्लोट कर रही हैं? एक तरह से हाँ, क्योंकि ये वेंट्रली यानी आगे की तरफ स्टर्नम या किसी और रिब से कनेक्ट नहीं होती, ये सिर्फ पीछे वर्टिब्रे से जुड़ी होती है, इसलिए इन्हें फ्लोटिंग कहते हैं। पर इनका आगे से खुला रहने का क्या फायदा है? एक तो इनका मेन फंक्शन किडनीज को पीछे से प्रोटेक्ट करना है, और दूसरा ये हमारी चेस्ट कैविटी को ब्रीदिंग के दौरान एक्सपैंड होने का स्पेस देती है। अच्छा, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। तो ये हो गया हमारा 80 बोन्स वाला एक्सियल स्केलेटन। अब 126 बोन्स वाले अपेंडिकुलर स्केलेटन पे आते हैं, जिसमें हमारे हाथ पैरा। बिल्कुल, हमारे चारों लिम्स में से हर एक में एग्जैक्टली 30 बोन्स होती हैं। फोरलिम यानी आर्म में ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, और रिस्ट में 8 कार्पल्स। फिर पाम में 5 मेटाकार्पल्स और उंगलियों में 14 फेलेंजेस। पैरों में भी यही पैटर्न है, राइट? हाँ, हिंड लिम में फीमर होती है, जो बॉडी की लॉन्गेस्ट और हेवीएस्ट बोन है। पेक्टिबिया, फिप्यूला और एंकल में 7 टार्सल्स। वेट, रिस्ट में 8 कार्पल्स थे और एंकल में 7 टार्सल्स? फिर टोटल 30 कैसे हुआ? गुड कैच, क्योंकि नी पर एक कप शेप्ड बोन ऐड हो जाती है, जिसे पटेला या नी कैप कहते हैं। बाकी मेटाटार्सल्स 5 और फेलेंजेस वही 14 होते हैं। सही है। और इन लिम्स को मेन बॉडी से जुड़ने वाले गर्डल्स होते हैं, पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल। एग्जैक्टली, पेक्टोरल गर्डल हमारे शोल्डर एरिया में है, जिसमें क्लेविकल और स्कैप्यूला होती है। स्कैप्यूला में एक एक्रोमियन प्रोसेस होता है और एक कैविटी होती है, जिसे ग्लेनोइड कैविटी कहते हैं, जिसमें आर्म की ह्यूमरस बोन फिट होती है, राइट? हाँ। और पेल्विक गर्डल में 2 कॉक्सल बोन्स होती हैं। हर कॉक्सल बोन 3 बोन्स के फ्यूजन से बनती है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। और इनके फ्यूजन पॉइंट पर एसिटेबुलम कैविटी बनती है, जिसमें थाई बोन यानी फीमर का हेड फिट होता है। एग्जैक्टली। अब बोन्स तो 206 हैं, पर ये बेंड कैसे होती है? जॉइंट्स के थ्रू ही ना? हाँ, जॉइंट्स 3 टाइप्स के होते हैं। पहला, फाइब्रस जॉइंट्स, जो इमूवेबल होते हैं, मतलब बिल्कुल मूव नहीं करते, जैसे स्कल बोन्स के बीच के स्यूचर्स। राइट। दूसरा है कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, जहां बोन्स कार्टिलेजेस के थ्रू जुड़ी होती हैं। ये स्लाइट मूवमेंट अलाउ करते हैं, जैसे 2 वर्टिब्रे के बीच के इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स या फिर प्यूबिक सिम्फिसिस। एग्जैक्टली। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है सिनोवियल जॉइंट्स। ये फ्रीली मूवेबल होते हैं, क्योंकि इनके आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस के बीच में फ्लूइड फिल्ड सिनोवियल कैविटी होती है। इस और जॉयस्टिक से कंपेयर किया है अपने दिमाग में। वो एनालॉजी बिल्कुल परफेक्ट है। जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को ले लो, शोल्डर जॉइंट, जहां ह्यूमरस और ग्लेनोइड कैविटी मिलते हैं, या हिप जॉइंट। ये एग्जैक्टली एक 360 डिग्री जॉयस्टिक की तरह है। और हिंज जॉइंट जैसे नी या एल्बो जॉइंट? हाँ, वो दरवाजे के हिंज की तरह एक ही डायरेक्शन में खुलते हैं। फिर आता है पिवट जॉइंट, जो एटलस और एक्सिस वर्टिब्रे के बीच होता है, जिसके वजह से हम अपनी गर्दन को लेफ्ट राइट हिलाकर नो मूवमेंट कर पाते हैं। एग्जैक्टली। ग्लाइडिंग जॉइंट कार्पल्स के बीच होता है, जो स्लाइट स्लाइडिंग मूवमेंट देता है। और सैडल जॉइंट कार्पल और मेटाकार्पल ऑफ थंब के बीच, जिससे हम अपने अंगूठे को इतनी फ्रीली मूव कर पाते हैं। लेकिन बोन्स और जॉइंट्स अकेले खुद मूव नहीं कर सकते, उन्हें पुल करने के लिए मोटर चाहिए। और वो मोटर है हमारी मसल्स। 3 टाइप्स की होती हैं, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक। स्केलेटल मसल्स तो वही हैं जो बोन से अटैच होती है। इनमें स्ट्राइएशंस या धारियां होती हैं और ये हमारे कंट्रोल में होती हैं, यानी वॉलंटरी। सही। विसरल या स्मूथ मसल्स इंटरनल ऑर्गन्स जैसे स्टमक और इंटेस्टाइन्स में मिलती हैं। इनमें कोई स्ट्राइएशन नहीं होती, इसलिए ये स्मूथ दिखती हैं और ये इनवॉलंटरी होती हैं। पर एक बात बताओ, अगर स्केलेटल मसल्स ज्यादा भागने पे थक जाती हैं तो कार्डियक मसल क्यों नहीं थकती? अगर हार्ट थक गया तो क्या होगा? वही तो नेचर का मैजिक है। कार्डियक मसल्स जो हार्ट में होती हैं वो स्ट्राइएटेड और ब्रांच्ड होती हैं, लेकिन वो इनवॉलंटरी है और कभी फटीग शो नहीं करती। वो बिना थके जिंदगी भर पंप करती हैं। ये हुई ना बात। तो स्ट्रक्चर तो समझ लिया, पर स्केलेटल मसल आखिर अंदर से दिखती कैसी है? ऐसा लगता है जैसे एक बॉक्स के अंदर दूसरा बॉक्स खोल रहे हो। बिल्कुल वैसा ही है। मसल के अंदर मसल बंडल्स होते हैं, जिन्हें फैसिकल्स कहते हैं, और ये फैशा नाम की लेयर से कवर होते हैं। और इन फैसिकल्स के अंदर होते हैं मसल फाइबर्स, जो बेसिकली मसल सेल्स हैं।
इनकी आउटर लेयर को सार्कोलेमा और अंदर के फ्लूइड को सार्कोप्लाज्म कहते हैं। राइट और इनके अंदर का एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जिसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहते हैं, वो कैल्शियम आयंस का स्टोर हाउस होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीट के लिए। हाँ, कैल्शियम का बड़ा रोल आगे आएगा। तो इन मसल फाइबर्स के अंदर पैरेलल फिलामेंट्स होते हैं जिन्हें मायोफाइब्रिल्स कहते हैं। और ये मायोफाइब्रिल्स दो मेन प्रोटीन से बने हैं, एक्टिन जो थिन फिलामेंट है और आई बैंड बनाता है, और मायोसिन जो थिक फिलामेंट है और ए बैंड बनाता है। और इनके बीच में होती है सार्कोमेयर, राइट, जो दो सक्सेसिव जेड लाइंस के बीच का पोर्शन है, और यही मसल कॉन्ट्रैक्शन की एक्चुअल फंक्शनल यूनिट है। एग्जैक्टली और ध्यान रखना, एक्टिन के सेंटर में जहां एक्टिन ओवरलैप नहीं करता, उस छोटी सी स्पेस को एच जोन कहते हैं। गॉट इट। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, ये मसल्स एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट कैसे करती हैं। इस मैकेनिज्म को स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी कहते हैं ना। हाँ, इसमें होता यह है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक मोटर न्यूरॉन के थ्रू सिग्नल भेजता है। ये सिग्नल जब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर पहुंचता है तो एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है, जिससे सार्कोलेमा में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। फिर कैल्शियम का रोल शुरू होता है ना। हाँ, बिल्कुल। एक्शन पोटेंशियल आते ही सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ढेर सारा कैल्शियम रिलीज कर देता है। ये कैल्शियम एक्टिन फिलामेंट पर बैठे ट्रोपोनिन प्रोटीन से बाइंड कर लेता है, और बाइंड करते ही मायोसिन के लिए जो एक्टिव साइट्स छुपी हुई थी वो अनमास्क हो जाती हैं। एग्जैक्टली। अब मायोसिन का हेड एटीपी को हाइड्रोलाइज करता है, एनर्जी निकालता है और एक्टिन की उस एक्सपोज्ड साइट से जुड़कर एक क्रॉस ब्रिज बना लेता है। तो एक सवाल है मेरा, क्या कॉन्ट्रैक्शन के टाइम मसल सच में सिकुड़कर छोटी हो जाती हैं या कोई और मैकेनिज्म है? सोचो कि दो रस्सियां एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रही हैं। फिलामेंट्स की लेंथ कम नहीं होती, बस थिन फिलामेंट्स यानी एक्टिन स्लाइड करके ए बैंड के सेंटर की तरफ आते हैं। अच्छा, तो जी लाइंस पास आ जाती हैं, सार्कोमेयर शॉर्ट हो जाता है और कंट्रैक्शन हो जाता है, और जब नया एटीपी आकर जुड़ता है तो क्रॉस ब्रिज टूट जाता है। हाँ, और मसल रिलैक्स हो जाती है। ये साइकिल तब तक चलती है जब तक कैल्शियम वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पंप नहीं हो जाता। परफेक्ट विजुअल बन गया माइंड में। अब जब तक ये सब सही चल रहा है, बॉडी एक परफेक्ट मशीन है, पर अगर इस सिस्टम में कुछ डिस्टर्बेंस आ जाए तो लेट्स क्विकली रिव्यू द डिसऑर्डर्स। जरूर। पहला है माइस्थीनिया ग्रेविस। ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को अफेक्ट करता है। इससे फटीग और एंड में पैरालिसिस हो सकता है। फिर है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें स्केलेटल मसल्स का प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन होता है। राइट। टेटनी भी काफी पूछा जाता है। इसमें बॉडी फ्लूइड में लो कैल्शियम की वजह से मसल्स में वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस या स्पैज्म्स होने लगते हैं। और जॉइंट्स की प्रॉब्लम आई तो आर्थराइटिस यानी जॉइंट्स का इन्फ्लेमेशन। ऑस्टियोपोरोसिस एक एज रिलेटेड डिसऑर्डर है जिसमें बोन मास कम हो जाता है और फ्रैक्चर्स का चांस बढ़ जाता है। नीट के लिए याद रखें कि डिक्रीज्ड ईस्ट्रोजन इसका एक बड़ा कॉज है। और आखिरी में गाउट, जिसमें जॉइंट्स के अंदर यूरिक एसिड क्रिस्टल जमा होने लगते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है। बिल्कुल, ये सारे डिसऑर्डर्स और इनके मेन कॉजेज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हाई यील्ड है। ऑसम। तो दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आज का ये सेशन सुनने के बाद लोकोमोशन एंड मूवमेंट आपके दिमाग में छप गया होगा। कंसिस्टेंट हार्डवर्क और ऐसे ही एफिशिएंट रिवीजन से नीट क्रैक करके अपनी ड्रीम मेडिकल कॉलेज पहुंचना 100% पॉसिबल है। हाँ, बस पढ़ाई में कंसिस्टेंसी बनाए रखो और खुद पे भरोसा रखो। और जाने से पहले जरा सोचिए, अगर आपकी बॉडी के सेल्स में अचानक कैल्शियम पूरी तरह खत्म हो जाए तो मसल कंट्रैक्शन के मैकेनिज्म पर क्या असर पड़ेगा? क्या आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर पाएंगी या पूरी तरह से लॉक हो जाएंगी? और बिना साइनोवियल जॉइंट्स के हमारी लाइफ आखिर दिखती कैसे? काफी इंटरेस्टिंग थॉट है। इन सवालों के बारे में सोचिए और अपने आंसर्स और थॉट्स कमेंट्स में जरूर शेयर करें।